हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा। जैसे कि लगातार श्रृंखला चल रही है जिसमें साइंस के वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं और आप लोगों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। काफ़ी बच्चे टॉपिक को लाइक भी कर रहे हैं, साथ में शेयर भी कर रहे हैं और यही जो है हम लोगों को चाहिए है। तो चलिए क्रम में आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। हमने आपको रक्त समूह की चर्चा की थी और रक्त समूह में बताए थे कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। RH फैक्टर के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार का होता है। आज जो चर्चा की जानी है वो है इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन की, यानी इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन में देखेंगे कि बच्चे का रक्त समूह क्या आ रहा होता है। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए, इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, टारगेटेड बैच है। जो कि यूपी PCS 2021 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए रक्त समूह में RH फैक्टर और RH फैक्टर में देखना इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। तो थोड़ा सा पहले देखें इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन आखिर होता क्या है। तो देखिए अधिकांश कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे सेफ स्थिति में उत्पन्न होते हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें दंपति जो होता है केवल एक ही संतान की प्राप्ति कर सकता है। भविष्य में कभी भी उनको द्वितीय संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिसमें RH पॉजिटिव मेल होता है और RH निगेटिव फीमेल होती है। यानी RH पॉजिटिव मेल का विवाह यदि RH निगेटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव ही उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा दंपति जोड़ा जो होता है केवल एक ही संतान की प्राप्ति कर सकता है और इसी कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। तो इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन जिसमें देखते हैं मेल है यानी पुरुष है, फीमेल है यानी मादा है, चाइल्ड है यानी बच्चे हैं और स्थिति का मतलब क्या कंडीशन होगी, कितने बच्चे सेफ कितने बच्चे अनसेफ होंगे। तो मेल, फीमेल, चाइल्ड और कंडीशन। टेबल आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए RH पॉजिटिव मेल का विवाह यदि RH पॉजिटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव ही उत्पन्न होती है और ऐसी संतानें जो होती हैं सेफ कंडीशन में होती हैं। यानी RH पॉजिटिव मेल का विवाह यदि RH पॉजिटिव फीमेल से होता है तो जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी वो RH पॉजिटिव ही उत्पन्न होंगी और समस्त संतानें जो होंगी सेफ कंडीशन में उत्पन्न होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, RH निगेटिव मेल का विवाह RH निगेटिव फीमेल से होता है तो जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी वो RH निगेटिव होंगी और समस्त संतानें जो होंगी सेफ कंडीशन में उत्पन्न होंगी। यानी RH निगेटिव मेल है, ऐसी फीमेल से विवाह हो रहा है जो RH निगेटिव है, तो संतान जो उत्पन्न होगी वो RH निगेटिव होगी और समस्त संतानें क्या होंगी, सेफ कंडीशन में होंगी। तीसरी कंडीशन देखते हैं, RH निगेटिव मेल का विवाह RH पॉजिटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव उत्पन्न होती है और समस्त संतानें जो होती हैं सेफ कंडीशन में होती हैं। तीसरी स्थिति में क्या है, RH निगेटिव मेल है, फीमेल कैसी है, RH पॉजिटिव है, तो संतान जो उत्पन्न होती है वो RH पॉजिटिव ही उत्पन्न होती है और समस्त संतानें जो होती हैं सेफ कंडीशन में उत्पन्न होती हैं। परंतु चौथी स्थिति अगर देखी जाए तो RH पॉजिटिव मेल का विवाह RH निगेटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव उत्पन्न होती है और ऐसा दंपति जोड़ा जो होता है केवल एक ही संतान की प्राप्ति कर सकता है। यानी अगर पुरुष RH पॉजिटिव है, ऐसी फीमेल से विवाह करता है जो RH निगेटिव है, तो ऐसे दंपति जोड़े को जो संतान प्राप्त होगी वो RH पॉजिटिव होगी
लेकिन ऐसे दंपति जोड़ों को केवल एक ही संतान की प्राप्ति होगी, भविष्य में कभी भी द्वितीय संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी जरा देख लें। तो देखिए, बच्चा जो है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, माता जो है वो कैसी है, RH नेगेटिव है। जब बच्चा RH पॉजिटिव है यानी इसके रक्त में एक एक्स्ट्रा एंटीजन है। जैसे ही ब्लड नाल को काटते हैं, माता का रक्त और बच्चे का रक्त आपस में मिलता है। तो जब बच्चे का रक्त माता के शरीर में जाएगा तो यह एंटीजन किसके शरीर में पहुंच जाएगा, माता के शरीर में। जब माता के शरीर में यह एंटीजन पहुंचेगा तो इसके प्रतिरोध में माता के शरीर में किसका निर्माण हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन पहली बार में ब्लड नाल कट चुकी होती है, बच्चा सेफ कंडीशन में उत्पन्न होता है। दूसरी बार पुनः प्रेगनेंसी स्टेज प्रारंभ होगी, कंप्लीट होगी, और जैसे ही ब्लड नाल काटेंगे, माता का रक्त बच्चे के रक्त से मिलेगा तो यह एंटीबॉडी रक्त के साथ किसके शरीर में पहुंच जाएगी, बच्चे के शरीर में पहुंच जाएगी। और जब ये बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी पहुंचेगी तो यह एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या करेगी, नष्ट करेगी। और जब नष्ट करेगी तो एग्लूटिनेशन की क्रिया यानी रक्त का थक्का जम जाएगा और अंततः व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो चौथा विवाह जो होता है ये अनसेफ होता है, इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। तो इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन में हमने आपको बताया कि 3 कंडीशन तो सेफ हैं, लेकिन चौथी कंडीशन क्या होती है, अनसेफ होती है। तो RH पॉजिटिव मेल का विवाह RH पॉजिटिव फीमेल से होगा तो संतान RH पॉजिटिव समस्त सेफ होंगी। RH नेगेटिव मेल का विवाह RH नेगेटिव फीमेल से होगा तो संतानें RH नेगेटिव समस्त संतानें सेफ होंगी। RH नेगेटिव मेल का विवाह RH पॉजिटिव फीमेल से होगा तो संतान RH पॉजिटिव। चलिए तीसरी कंडीशन में देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, माता जो है वो RH पॉजिटिव है यानी एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, बच्चा जो है वो भी कैसा है, RH पॉजिटिव है यानी इसमें भी एक एक्स्ट्रा एंटीजन है। और जब दोनों में एक्स्ट्रा एंटीजन हैं तो क्या बच्चे के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो होगा क्या होगा, सेफ कंडीशन में होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चौथी कंडीशन में बच्चा RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तब जा कर के क्या होता है, अनसेफ होता है। तो ये थी इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। तो इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन में कहा जाता है कि यदि RH पॉजिटिव मेल का विवाह RH नेगेटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव ही उत्पन्न होती है, और ऐसा दंपति जोड़ा जो होता है एक ही संतान की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए, इस टेबल में देखा जाए तो ये पूरी 100% आबादी ही हो गई है। यहाँ पे देखिए RH पॉजिटिव हैं, यहाँ पे देखिए RH पॉजिटिव हैं, यहाँ पे देखिए RH पॉजिटिव हैं। यानी 100% आबादी में देखा जाए तो 75% आबादी जो होती है वो कैसी होती है, RH पॉजिटिव होती है। और जबकि 25% आबादी जो होती है वो कैसी होती है, RH नेगेटिव होती है। यही कारण है कि यदि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का अनुपात देखा जाए तो 75% आबादी जो है RH पॉजिटिव की है, 25% आबादी नेगेटिव की है। यानी अनुपात जो निकलेगा वो कितने निकलेगा, 3:1 निकलेगा। यानी कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि RH पॉजिटिव नेगेटिव का अनुपात कितना होता है तो 3:1 होता है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी ये चौथी लाइन जो है हम इसको लिख देंगे अभी, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं, उपर्युक्त दी गई सारणी में, उपर्युक्त दी गई सारणी में ऊपर की तीन स्थितियां सेफ होती हैं, परंतु RH पॉजिटिव मेल का विवाह RH पॉजिटिव मेल पूरा लिख देते हैं, मेल का विवाह
RH नेगेटिव फीमेल से होता है तो संतान RH नेगेटिव होती है, RH पॉजिटिव होती है। और ऐसा दंपति जोड़ा एक ही संतान की प्राप्ति कर सकता है। ठीक, भविष्य में इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और इसमें एक लाइन मेंशन कर लीजिएगा कि RH पॉजिटिव एवं नेगेटिव का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। इसलिए आप देखेंगे O नेगेटिव रक्त समूह जिसे सर्वदाता की संज्ञा दी जाती है बहुत ही कम मात्रा में जो है प्राप्त होता है। ये हो गया आपका इरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। चलिए, अब जितना भी रक्त समूह समझाए हैं उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है, एक विवाहित दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया है। एक विवाहित दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया है क्योंकि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, परंतु कुछ समय बाद इन्हें जुड़वा संतानों की प्राप्ति होती है। जुड़वा संतानों की प्राप्ति होती है। दंपति में से एक का रक्त समूह AB पॉजिटिव एवं दूसरे का O नेगेटिव है। इनके तीनों बच्चों का रक्त समूह A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं क्योंकि इसमें आपका पूरा रक्त समूह जितना कि समझाया गया है पूरा इसमें जो है आपका आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक विवाहित दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जुड़वा संतानों की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद उन्हें जुड़वा संतानों की प्राप्ति हुई। दंपति में से एक का रक्त समूह AB पॉजिटिव है और दूसरे का रक्त समूह O नेगेटिव है। अब यहाँ ये नहीं दिया गया है कि मेल का रक्त समूह क्या है और फीमेल का रक्त समूह क्या है, केवल ये दिया गया है कि दंपति में से एक का रक्त समूह AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। यानी अब इनकी संतानें कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि 2 जुड़वा संतान हैं और जुड़वा में 2 संतानें हो गई और यहाँ पे एक गोद ली और तीनों का रक्त समूह इन्होंने दे दिया है, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोद लिए गए बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? गोद लिए गए बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए
और लंबी चौड़ी भाषा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो देखिए कि दंपति का रक्त समूह क्या है और उसके माध्यम से बच्चों का रक्त समूह क्या निकल सकता है। जब इतना करेंगे उसके बाद जाइए RH फैक्टर, यानी जिस क्रम में हमने आपको समझाया है कि पहले रक्त समूह निकालना है, फिर RH फैक्टर को देखना है, फिर इरेथ्रोब्लास्टिक कंडीशन को देखना है। यानी बच्चों के रक्त समूह का बाद में ही पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रक्त समूह संतानों का क्या होगा। तो देखिए दंपति में से एक का रक्त समूह क्या है, AB है, तो हम मेल को लेते हैं AB और फीमेल को लेते हैं O। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव से अभी कोई मतलब नहीं है। इसको जब क्रॉस करेंगे तो A का क्रॉस हुआ O से तो क्या आया, AO आया। A का क्रॉस हुआ O से तो क्या आया, AO आया। B का क्रॉस हुआ O से तो क्या आया, BO आया। B का क्रॉस हुआ O से तो क्या आया, BO आया। यानी यहाँ पे रक्त समूह क्या निकल रहा है, A, यहाँ पे रक्त समूह क्या निकल रहा है, A, यहाँ पे रक्त समूह क्या निकल रहा है, B, यहाँ पे रक्त समूह क्या निकल रहा है, B। यानी इस दंपति जोड़े की जो संतानें होंगी वो या तो A रक्त समूह वाली संतानें होंगी या फिर B रक्त समूह वाली संतानें होंगी। यानी इनके माध्यम से ना तो O रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न हो सकती है और ना ही AB रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिला कि इनकी संतानों का रक्त समूह क्या होगा, A होगा या फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर के अकॉर्डिंग अभी हमने टेबल बनाई थी, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है और कंडीशन है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, RH पॉजिटिव का विवाह RH पॉजिटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव होगी, समस्त संतानें से। RH नेगेटिव का विवाह है, RH नेगेटिव फीमेल से होता है तो संतान RH नेगेटिव होगी, समस्त संतानें से। RH नेगेटिव मेल का विवाह है, RH पॉजिटिव फीमेल से होता है तो संतान RH पॉजिटिव होगी, समस्त संतानें से। और RH पॉजिटिव मेल का विवाह है, RH नेगेटिव फीमेल से होता है तो संतान जो होगी RH पॉजिटिव होगी और ऐसा दंपति जोड़ा एक संतान। तो यही अभी हमने समझा था इरेथ्रोब्लास्टिक कंडीशन में। अब देखिए इसमें मान लें हम AB पॉजिटिव, मेल को पॉजिटिव कर लें, ठीक, और फीमेल को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। अब मेल पॉजिटिव है फीमेल निगेटिव है, मेल पॉजिटिव है और फीमेल निगेटिव है तो संतान कैसे उत्पन्न हो रही है, पॉजिटिव। यानी बच्चा जो उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव उत्पन्न होंगे। ठीक, उल्टा कर दें, उल्टा कैसे, मतलब फीमेल, मेल है फीमेल है, मेल का रक्त समूह रख लें हम O नेगेटिव और फीमेल का रक्त समूह रख लें हम AB पॉजिटिव, क्योंकि ये तो दिया नहीं था इसमें कि किसका AB पॉजिटिव है O नेगेटिव, ये तो दिया नहीं है, हमने उल्टा रख लिया। अब नेगेटिव मेल है और फीमेल कैसी है, पॉजिटिव है। नेगेटिव मेल है और फीमेल कैसी है, पॉजिटिव, तो भी संतान कैसी उत्पन्न हो रही, पॉजिटिव। यानी हर हालत में इनकी संतानें जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव में कौन होगी, A पॉजिटिव होगी और B पॉजिटिव होंगी। और तीनों रक्त समूह का इन्हें संतान का दिया हुआ है तो A और B तो इनके जुड़वा संतानों का रक्त समूह हो गया। अब बच्चा क्या है, O पॉजिटिव, तो गोद लिए गए संतान का रक्त समूह क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों को जब करते हैं तो लंबी चौड़ी भाषा देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है, देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर अपने आप जो है निकल आएगा। तो तीनों जो अभी हमने बताए हैं आपको रक्त समूह में, साधारण रक्त समूह, फिर RH फैक्टर के आधार पे और इरेथ्रोब्लास्टिक कंडीशन, एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो रक्त समूह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर इतना, ये हो गया आपका रक्त समूह वाला टॉपिक कंप्लीट। तो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े, पहला हृदय एवं परिसंचय तंत्र और दूसरा पढ़ा हमने रक्त एवं रक्त समूह। कहने को दो टॉपिक हैं लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो 5 टॉपिकों को जो है हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है एकदम नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और श्वसन से संबंधित कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, उसकी व्याख्या मैं आपको कर दूंगा।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन, रेस्पिरेशन। तो देखिए अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्वसन क्या है, उसके बाद श्वसन के प्रकार को देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। इसके बाद देखेंगे श्वसन अंग कौन सा है, श्वसन अंग किस प्रकार से कार्य करता है, और उसके बाद देखेंगे इससे संबंधित रोग। यानी श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन से संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं, श्वसन का किस प्रकार से कार्य करता है, और कौन कौन से रोग होते हैं। और वर्तमान में ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2020 का दौर जो था वो किस प्रकार का दौर था, कोरोना काल का दौर था। और कोरोना काल में देखा जाए तो कोरोना वायरस ने फेफड़े को ही प्रभावित किया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरोना वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स यानी फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। तो ये टॉपिक वर्तमान में एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई क्वेश्चन निकालने की क्षमता रखता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। और जैसे कि आज क्लास चल रही है 2021 में, और आज 1 साल पूरा भी हो गया है लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन की एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है और उसी दिन इस टॉपिक को जो है हम लोग पढ़ भी रहे हैं। चलिए श्वसन की परिभाषा, सबसे पहले आती है श्वसन की परिभाषा। तो देखिए श्वसन की परिभाषा क्या है। श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल समूह एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में अपचयन होता है जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल समूह एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन कहलाता है। तो देखिए श्वसन की परिभाषा लिखी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में
अपचयन होता है, रिडक्शन होता है यानी टूटता है, जिसके फलस्वरूप जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एथिल समूह बनता है और क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल समूह एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है कार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ की किताबों में कहीं कहीं परिभाषा मिल जाती है कि ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक कह देते हैं, जिनमें नहीं होता उसे अकार्बनिक कह देते हैं। तो ये सही परिभाषा नहीं है। कार्बनिक पदार्थ की सबसे पहले परिभाषा आई थी कि ऐसे पदार्थ जो जीवों से प्राप्त होते हैं और जिन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में जाने जाते थे। लेकिन बाद में होलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर दिया था, और जब यूरिया का संश्लेषण किया तो नई परिभाषा निकल के आई कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। अभी मैं बोर्ड पे इसकी परिभाषा लिख भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए क्या कह रहा है, ग्लूकोज अर्थात ग्लूकोज जो होता है ये हमारे शरीर का ईंधन होता है। यानी हमारे शरीर का ईंधन कौन होता है? ग्लूकोज होता है। और जब यह जलता है तो किसको उत्पन्न करता है? ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो परिभाषा आपने लिख ली होगी। अब बढ़ते हैं प्रकार की ओर। कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक भी आ सकता है, कार्बनिक पदार्थ भी आ सकता है। दोनों की परिभाषा क्या होगी? यही होगा, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या है? अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और अनाक्सी श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अनाक्सी श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक। ऑक्सीश्वसन जो होता है यह किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। और अनाक्सी श्वसन जो होता है यह किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो O2 की अनुपस्थिति में। ठीक। अब जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं कि ऑक्सीश्वसन किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। और अनाक्सीश्वसन किसकी अनुपस्थिति में संपन्न होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब इसके बाद सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन। ऑक्सीश्वसन की परिभाषा है कि ऑक्सीश्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीश्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीश्वसन क्या होता है? इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। हेडिंग रहेगी आपकी ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है, वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है। जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीश्वसन कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीश्वसन क्या है? ऑक्सीश्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे C6H12O6 ये क्या हो गया? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन हुआ, जिसके फलस्वरूप CO2 बना, जिसके फलस्वरूप H2O बना और जिसके फलस्वरूप 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अब इसको बैलेंस अगर करेंगे तो देखिए जितने परमाणु इस साइड होंगे उतने ही परमाणु जो हैं इस साइड होने चाहिए। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 6 परमाणु हैं। यहाँ पे अभी कितना है? 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 6। तो 6 कार्बन के परमाणु हुए। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 हैं। जब 12 हैं तो यहाँ पे कितने हैं? अभी 2 हैं। यहाँ पे भी हमने 6 लगा दिया, तो 6 दूनी 12 हो गए। ऑक्सीजन के कितने? 6 और 2 8 हैं यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? 6 लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी बैलेंसिंग रिएक्शन लिख गई। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑक्सीश्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा। तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में होती है? ATP के रूप में होती है। चलिए दूसरी परिभाषा देखें, अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन की परिभाषा होती है कि अनाक्सी श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है?
हेडिंग रहेगी अनाक्सीशन। अनाक्सीशन वह ऑक्सीकारक क्रिया है, वह है ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होता है, अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि अनाक्सीशन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसकी भी रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा नहीं, क्या बनेगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगी 2 ATP ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिएगा आप कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं और यहाँ पे कितना है 1 है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा 6। हाइड्रोजन कितने 12 हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12। ऑक्सीजन के कितने 6 हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6। तो इस प्रकार से देखें तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन लिख गई है। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक। तो अनाक्सीशन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होगा, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसके बाद देखते हैं कि परिभाषा के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, अपनी परिभाषा आप देखते रहिएगा, हम केवल अब व्याख्या करते चलेंगे। तो देखिए ऑक्सीशोषण की क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीशोषण की क्रिया, ऑक्सीशोषण की क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है, उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अर्थात यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया
में संपन्न होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और यह क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जबकि अनाक्सीश्वसन की क्रिया उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें अंतर क्या हो गया है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया केवल उनमें संपन्न हो रही है जिनमें केंद्रक पाया जा रहा है, और अनाक्सीश्वसन की क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, तो आरबीसी ऐसा एक अंग मिला है जिसमें केंद्रक नहीं था। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी में किस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। तो आरबीसी में कैसी क्रिया संपन्न होती है? अनाक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए हमने आपको बताया था कि आरबीसी का हीमोग्लोबिन परमाणु जितने भी ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ता है, पूरे के पूरे दान दे देता है। यानी एक भी ऑक्सीजन परमाणु का प्रयोग अपने लिए नहीं करता है, क्योंकि आरबीसी में कैसी क्रिया संपन्न होती है? अनाक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे ये अनाक्सीश्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होगी? जिसमें केंद्रक नहीं होगा। ऑक्सीश्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होगी? जिसमें केंद्रक पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया एक अंतर। इसके बाद 2-3 पॉइंट और लिखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो इसको भी लिख सकते हैं कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है, और यही हमारी शरीर की क्या होती है? ऊर्जा। यानी हमारे शरीर की ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में ही संचित रहती है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किण्वन की क्रिया, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन के द्वारा कि अनाक्सीश्वसन के द्वारा? तो पहली चीज़ तो जानी किण्वन आखिर होता क्या है। तो आप देखते होंगे जब ढोकला खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो इनमें खमीर को उठाया जाता है, और जब खमीर को उठाते हैं तभी जाकर के अच्छे बनते हैं। यही क्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की क्रिया जो होती है वो अनाक्सीश्वसन के द्वारा संपन्न होती है। अनाक्सीश्वसन। ठीक, तो फर्मेंटेशन की क्रिया जो होगी वो किसके द्वारा होती है? अनाक्सीश्वसन के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अनाक्सीश्वसन की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। तो अनाक्सीश्वसन की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल भी ऑप्शन में होता है, मैथिल अल्कोहल भी ऑप्शन में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल होगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक बार की श्वसन क्रिया में कितना ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। एक बार की श्वसन क्रिया में कितना ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है? तो 4% ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु के साथ कितने परमाणु जुड़ते हैं? 4। और जो 4 परमाणु जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन का परिवहन भी कितना होगा? 4%। तो हमने क्या कहा कि एक बार की श्वसन क्रिया में, एक बार की श्वसन क्रिया में केवल 4% ऑक्सीजन एवं
कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है 4% से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब आप याद कीजिए, पिछले टॉपिक को देखिएगा आरबीसी का। तो आरबीसी में हमने बताया था कि आरबीसी जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से करता है। तो हीमोग्लोबिन का एक हीम परमाणु जो होता है यह अपने साथ कितने परमाणु को जोड़ेगा? 4 आयरन परमाणु को। और चारों आयरन परमाणु जो होते हैं ये अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ते हैं। और जब एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो जब 4 आयरन परमाणु जुड़ रहे हैं तो विनिमय कितना होगा? केवल 4%। कम हो सकता है नो डाउट, लेकिन अधिक विनिमय जो है नहीं हो सकता है। कम कैसे हो सकता है? पता चला कि ऑक्सीजन के स्थान पे कौन जुड़ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी तो ऐसी कंडीशन में विनिमय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि एक बार की श्वसन क्रिया में कितना विनिमय होता है? तो 4% ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब इसके बाद आते हैं श्वसन के अंग। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं श्वसन के अंग। श्वसन के अंग। तो देखिए, श्वसन के अंग यानी विभिन्न जंतु जो होते हैं विभिन्न हैबिटेट में पाए जाते हैं। विभिन्न जंतु जो होते हैं विभिन्न आवास में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें श्वसन अंग भी अपने आप में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए फिश यानी मत्स्य में श्वसन अंग जो पाए जाते हैं वो गिल्स होते हैं यानी गलफड़े होते हैं। मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। इसी प्रकार से देखा जाए क्रिस्टेशियस एनिमल, क्रिस्टेशियस जंतु जो होते हैं उनमें भी श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। झींगा जो होता है उसमें भी श्वसन अंग क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए मछलियों का भी श्वसन अंग गिल्स है, क्रिस्टेशियस का भी श्वसन अंग गिल्स है, और स्पेशल जंतु जो पूछा जाता है कि झींगा का श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। इसके बाद है एम्फीबियंस यानी उभयचर। तो परिभाषा तो आप जान ही रहे होंगे। ऐसे जंतु जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। जैसे कि मेढक, और मेढक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेढक में श्वसन अंग जो होता है एक से अधिक होते हैं, यानी त्वचा भी पाया जाता है, यानी स्किन भी पाई जाती है, मुख गुहा भी पाया जाता है, यानी बक्कल कैविटी भी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है? फेफड़े भी पाए जाते हैं, यानी लंग्स भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एम्फीबियंस जो होता है इनमें एक से अधिक श्वसन अंग पाए जाते हैं, त्वचा, मुख गुहा, फेफड़े। जैसे ही ये जल में जाता है यह त्वचा और मुख गुहा से श्वसन क्रिया करता है, और जैसे ही ये स्थल में आता है यह फेफड़ों से श्वसन क्रिया करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उभयचर जंतु जो होते हैं इनमें एक से अधिक श्वसन अंग हैं। यही कारण है कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जल में जाएंगे तो अलग है त्वचा मुख गुहा, स्थल में आएंगे तो अलग है यानी फेफड़े। लेकिन मनुष्य केवल स्थल में रह पाता है क्योंकि मनुष्य में केवल एक ही श्वसन अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? फेफड़ा। तो कभी अगर इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कारण है कि मनुष्य केवल स्थल में रहता है और मेढक जल एवं थल दोनों में रहता है, तो मेढक में एक से अधिक श्वसन अंग होंगे और मनुष्य में केवल क्या होगा? एक श्वसन अंग। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन पूछता है कीट यानी इंसेक्ट। तो कीट का श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे श्वास नाल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको श्वास नाल कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए, फिश में गिल्स पाए जाते हैं, क्रिस्टेशियस में गिल्स पाए जाते हैं, झींगा में गिल्स पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में त्वचा पाई जाती है, मुख गुहा पाई जाती है, फेफड़े पाए जाते हैं, कीटों में ट्रैकिया पाया जाता है।
और अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है कि कीटों में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ और जंतु हैं जैसे सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। तो सरीसृप जंतु जो होते हैं इनमें श्वसन अंग जो होते हैं फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक। पक्षियों में भी श्वसन अंग फेफड़े पाए जाते हैं। स्तनधारियों में भी श्वसन अंग फेफड़े पाए जाते हैं। तो देखिए सरीसृप यानी रेप्टाइल्स यानी ऐसे जंतु जो रेंगने वाले होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। जैसे सर्प, छिपकली हुआ, मगरमच्छ हुआ, इनमें श्वसन अंग क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। पक्षी जो होते हैं इनमें श्वसन अंग लंग्स होते हैं। और स्तनधारी यानी मैमल्स यानी ऐसे जंतु जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं या स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मैमल्स कहा जाता है। और इनमें श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। इसके बाद पूछता है एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु यानी यूनिसेलुलर एनिमल, और इनमें श्वसन अंग जो पाया जाता है वो त्वचा होता है। एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं इनमें श्वसन अंग क्या पाया जाता है? त्वचा पाया जाता है। तो ये थे विभिन्न जंतु कंपैरेटिव एनालिसिस के रूप में, जिनके ऊपर कभी कभी जोड़ी मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। और नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कीटों का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो कीटों का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। ठीक। अब मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़े हैं। तो फेफड़े जो होते हैं ये बक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं? बक्षीय गुहा में पाए जाते हैं, जो कि खोखली संरचना के रूप में होते हैं। खोखली संरचना के रूप में होते हैं। मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, जो कि खोखली संरचना के रूप में होते हैं, परंतु कभी भी खाली नहीं होते हैं। इनमें 1.5 लीटर वायु जो होती है सदैव विद्यमान होती है, यानी सदैव बनी रहती है। तो चलिए अब पहले डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद ही समझते हैं कि किस प्रकार से फेफड़े की संरचना होती है और कार्य को संपन्न करता है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें चर्चा करेंगे फेफड़े की संरचना और उससे संबंधित रोग। थैंक यू।